लेकिन वो किसान जो चौधरी साहब के समय किसानों की बात करता था, नौजवान गांव के रोजगार की बात होती थी, समस्याओं की बात होती थी, वो सब खत्म हो गया। अब क्या रह गया राजनीति में? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट पड़ने लगा। समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी आ गई, उसने कहा तुम मुसलमान करो, हम हिंदू करते हैं। दोनों ने अपना अपना फायदा देख लिया। फिर बीच में मायावती जैसे लोग भी आ गए, उन्होंने कहा हम कैसे पीछे रहे, ऐसा करो ये धर्म नहीं, अब जातियों में ले आओ, हम अपनी जातियों में ले आएंगे। उन्होंने जातियों के नाम पर राजनीति शुरू कर दी, जातियों को बेचना शुरू कर दिया। मेरी जाति का वोट 20% वोट तो मेरी टिकट मिलेगी। जहाँ टिकट, अभी लोकसभा चुनाव में भी, पिछले लोकसभा चुनाव में करोड़ों में टिकट बेची, जीते नहीं, अलग बात है। तो धर्म से राजनीति शुरू होकर जातियों तक आ गई। किसान पहले धर्म के नाम पे बटा, फिर जातियों के नाम पे बट गया। भाई कोई कहता है उसका 20% वोट है, कोई कहता है अखिलेश का, यादव का, ये यादवों का 12% वोट है, कोई कहता है मायावती का 20% वोट है, कोई कहता है ब्राह्मणों का इतना वोट है, कोई कहता है जाटों का इतना वोट है। श्याम सिंह जी, हम नहीं समझ पाए कि आज तक किसानों का कितने परसेंट वोट है बताओ? 78%। तो 78% वोट अगर एकजुट हो सकता है तो क्या ये जातियों की पार्टी या धर्म की पार्टी बचेंगी? जिसमें 78% वोट समझ लें कि हम किसान पहले हैं, जाति बाद में और धर्म बाद में। और ये समझदारी होती थी चौधरी साहब के समय, ये समझदारी चौधरी साहब के समय होती थी। किसानों में इतनी समझदारी होती थी कि भले ही आप बागपत में आप उनको सांसद बनाते हो, लेकिन बिहार में, पश्चिम पूर्वांचल में, आजमगढ़, मऊबलिया में उनकी पूजा होती थी। लोग उनको ये नहीं जानते थे कि वो जाट हैं, लोग सोचते थे चौधरी साहब यादव हैं, लोग सोचते थे चौधरी साहब पिछड़े हैं, सब तरह के। लेकिन चौधरी साहब कभी जातियों के नेता नहीं थे, वो किसान नेता थे। लेकिन आज बात जो आप किसानों से उतर के जाति, धर्म, पता नहीं कहाँ उतर गए, और अभी गोत्रों तक उतरना और बाकी है, वो भी उतर ही गए होंगे। प्रत्याशी 4 लड़ रहे तो गोत्र का कौन सा है, तो वहां तक भी पहुंच गए हो। तो भाई किसान अगर अपनी समस्या को छोड़ के जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पे जाएगा तो कौन नेता उनकी समस्या हल करेगा? और यही कारण है कि किसानों की दुर्गति हो रही है। कोई सरकार हो, दुर्गति हर सरकार में है। क्या कांग्रेस की सरकार में क्या विकास की लहरें चल रही थी कि किसानों को बहुत बड़ा उनका लाभकारी मूल्य मिल रहा था? बताओ, तब कौन सा कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा था? क्या अखिलेश की सरकार में क्या किसानों को क्या ज्यादा फसलों का दाम मिल रहा था? कि मायावती की सरकार में ज्यादा नौकरियां मिल रही थी गांव के बच्चों को? क्या बदला था? और इस बार भी चुनाव बाद क्या बदल जाएगा? 2022 के चुनाव बाद क्या बदल जाएगा? बताओ, किसकी सरकार बनाओगे, क्या बदलेगा? इस बार लगता है तो 2022 के चुनाव बाद कुछ बदल जाएगा? गांव के हालात बदलेंगे? कौन सा गांव है? रजपुरा है, भूलपुर गांव की हालत कुछ बदल जाएंगे? चुनाव बाद बदलते हो तो बता दो, बताओ किस पार्टी की सरकार बनाए, किस पार्टी को वोट दे? अगर हालात गांव के बदल रहे हो, सुधार रहे हो, चलो हम आपके साथ चलते हैं। किस पार्टी के साथ चले, बताओ गांव के हालात बदल। कौन सी पार्टी ऐसी है जो कहेगी कि किसानों को उसका लाभकारी मूल्य, कम से कम लाभकारी ना दो, जो उत्पाद कर रहा है उसके पीछे 10-20% फायदा लगा के तो दे दो, ताकि किसान अपने बच्चे की फीस दे सके, ताकि किसान अपने बच्चों का इलाज करा सके। इतना तो कम से कम किसान का हक बनता है इस देश में। लेकिन किसान को आज कहां पहुंचा दिया? किसान को 3 काले कानून के अंतर्गत बांध के आज उनको लड़ना पड़ रहा है। पिछले 11 महीने से बैठे हैं, 11 महीने से अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन वो सरकार जो आपने मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति के नाम पर बनाई, उस सरकार को सुनने का मौका नहीं है। उस सरकार को सुनने की फुर्सत नहीं है, नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि अडानी अंबानी की सरकार है, बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। वैसी सरकार है जो पैसों की दम पर चल रही है, जो चाहती है कि चुनाव में तो अडानी अंबानी साथ देके किसानों को क्या है, किसानों को पुलवामा के नाम पर वोट ले लेंगे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी मुजफ्फरनगर के नाम पे ले लेंगे। इनको तो बहकाना है। चुनाव से पहले फिर यार कोई नोटंकी ले आएंगे और आप भूल जाओगे, आप सब समस्या भूल जाओगे। अब फिर भूल जाओगे कि क्या समस्या थी, मेरे लड़के को नौकरी मिली नहीं मिली, मेरे गांव में पढ़े लिखे नौजवान पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, सब भूल जाओगे कि आज मुझे अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, मुझे क्या हालत में जीना पड़ रहा है, सब भूल जाओगे। तो भाई ऐसे लोग, ये पूंजीपति व्यापारी लोग जो गुजरात से आ गए हैं, पूरी तरह मार्केटिंग के आदमी है। मार्केटिंग जैसे होती है ना, साबुन की मार्केटिंग करते हैं कि रंग से कपड़ा ज्यादा धुलता है, साफ ऐसे मार्केटिंग होती है। टीवी में आता है, नहीं आता है? टीवी में सफेद कपड़ा ज्यादा धुलेगा रिन से, बाकी साबुनों से क्या सफेद नहीं धुलता क्या? बाकी साबुनों से भी कपड़ा सफेद होता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है तो रिन ज्यादा खरीदते हैं। गाँव में जाकर जाके कहते हो रिन देखो, साबुन कपड़े का नहीं मांगते, कहते हो रिन देखो। तो ऐसे इनकी मार्केटिंग है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी ने पता नहीं क्या कर दिया, विकास की लहरें भगा दी। अरे भैया क्या है गुजरात मॉडल? देश का मॉडल तो आपके सामने है। पिछले इतने सालों से 2 करोड़ नौकरी देंगे, बताओ। रजपुरा, भूलपुर में छोड़ दो, रजपुरा में किसी को नौकरी मिली हो सरकारी, बता दो।
2 करोड़ नौकरियां मिली है नहीं लोगों को है? प्राइवेट भी नहीं मिल रहे। नोटबंदी जीएसटी ने देश की कमर तोड़ कर रख दी। देश में कोई व्यापार नहीं बचा। हालत ये हो गई कि आज भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से पीछे हो गई। आज भारत की स्थिति बांग्लादेश हमसे आगे जीडीपी के मामले में हम छोटे से बांग्लादेश से पीछे हो गए। आज नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया है। आज डॉलर का दाम 80 रुपए के करीब पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 110 रुपए, डीजल का दाम 90 रुपए। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। जो भाजपा वाले कहते थे कि भाई हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, तो भाई आज चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार कम हो गया क्या? योगी की सरकार में भ्रष्टाचार कम है? हम कहते हैं योगी बड़ा ईमानदार है भाई, वो पैसे नहीं देता। सारे ईमानदार है। 100 का काम कीमत बढ़ गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो महंगाई का दौर में कुछ तो बढ़ना चाहिए भाई। सरकारी अफसर तनख्वाह तो लेने लगा। देखो अधिकांश 90% सरकारी अफसर ऐसे हो गए कि तनख्वाह तो लेते हैं काम ना करने के लिए और रिश्वत लेते हैं काम करने के लिए, और रिश्वत लेकर भी अगर काम करते हैं तो ईमानदार माने जाते हैं। ये भी आज ईमानदारी की परिभाषा हो गई। आज ये यहाँ तक आ गया है कि अगर रिश्वत लेकर भी काम करते हैं तो भी ईमानदार है। और भाई यहाँ तक कौन लाया? लाने वाला कौन है? आज अगर गांव में सरकारी मास्टर, वैसे स्कूल है सरकारी यहाँ पे, पढ़ाते हैं मास्टर आते हैं। कितने बच्चे हैं पढ़ाते हो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो सरकारी स्कूलों में? पढ़ाते हो आप लोग अपने बच्चों को? क्यों नहीं पढ़ाते भाई? सरकार तो इतना पैसा खर्च कर रही है कि मास्टर को 60-60 हजार रुपए तनख्वाह दे रही है। डॉक्टर है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर होते हैं, बैठते हैं, चलो बैठते हैं अच्छी बात है। और वो वेटनरी के डॉक्टर जो होते हैं जानवरों वाले, वो भी आते हैं। अच्छा ट्रांसफॉर्मर फूक जाए तो कोई बिजली का कर्मचारी बदलने आता है मुफ्त में? ट्रांसफॉर्मर बदलने के पैसे लेते हैं 500 रुपए। अगर नहीं दोगे तो नहीं बदलेंगे, क्या कर लोगे? अच्छा क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ बिगाड़ सकते हो? 10 दिन बाद आएंगे, 20 दिन बाद आएंगे। तो लोकदल यही चाहता है कि चुनाव बाद, देखो ना तो अखिलेश को बनाने पे ट्रांसफॉर्मर वाले सुन रहे, ना मायावती को बनाने पे मास्टर जो है पढ़ाने वाले, ना भगवती योगी को दोबारा बनाने पे कुछ होने वाला। लेकिन लोकदल कहता है कि अगर आप लोकदल को मौका दोगे तो ये सारे के सारे विभाग जो मास्टर हो, प्राइमरी के हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, ऐसे 29 विभाग होते हैं सरकारी, इन सबके सबका नियंत्रण ग्राम सभा को दे देंगे। अगर ये अधिकारी काम ना करें तो उनको सस्पेंड करने का अधिकार, उनकी तनख्वाह रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा, आपके पास होगा। किसी जिलाधिकारी, किसी उप जिलाधिकारी की जरूरत नहीं होगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन डॉक्टर भी काम करने लगेंगे, मास्टर भी पढ़ाने लगेंगे। जब नौकरी का खतरा होगा, आज तो नौकरी का कोई खतरा ही नहीं है। आज क्या बिगाड़ दोगे? ज्यादा से ज्यादा शिकायत करोगे, वो 100 रुपए की जगह 500 रुपए रिश्वत दे आएगा ऊपर, बीएसए को काम हो जाएगा उसका, और क्या है। लेकिन इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। पंचायती राज को लागू करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है कि हर गांव को इतनी ताकत दे दो कि उसे अपने विकास के लिए दिल्ली और लखनऊ ना देखना पड़े। हर गांव को इतनी ताकत दे दो, हर गांव के लोगों को इतनी ताकत दे दो, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन गांव की तस्वीर बदलेगी। उस दिन महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना पूरा होगा। अगर आप लगता है कि अखिलेश कर दे या माया कर दे तो बताओ, हम भी चले साथ में उसको वोट देना, या बीजेपी कर रही है? पिछले 25 साल के हिसाब से उठा के देख लो तो आज गेहूं का दाम क्या होना चाहिए महंगाई के हिसाब से? लगभग 10,800 रुपए बैठता है। अब बताओ कितना मिल रहा है? 1600 है नगद में अगर चाहिए तो, और वरना तो 1600 से भी कम है। चलो तो आज 1600 का गेहूं लेके दिल्ली में आटा कितने का बिक रहा है? किलो के हिसाब से कितने का आटा मिलता है? मैंने तो सुना 30-35 रुपए से किलो आटा मिलता है। 16 रुपए का गेहूं खरीद के 30 रुपए का आटा मिलता है। भैया पिसाई कितनी लगती है? पिसाई कितनी लग जाएगी? रुपया 2 रुपए 2 रुपए किलो मान लो, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन मान लो 2 रुपए, तो भी 10 रुपए का मार्जिन कहाँ जा रहा है? और 30 रुपए तो सबसे सस्ता आटा है। अगर वो आशीर्वाद और मेगा आटा खरीद लोगे, जहाँ शहर के बैठे होंगे लोग 50 रुपए 100 रुपए किलो का आटा है, और वो कौन सा एक ऑर्गेनिक कह लो या कह लो ये वाले कहूँगा तो और 100 रुपए किलो का आटा हो जाएगा। तो भाई मल्टीग्रेन आटा। तो आज
किसान को तो 100 रुपए 16 रुपए में कुछ नहीं हो रहा, किसान को लागत मूल्य नहीं निकल रहा। भाजपा कहती थी कि दुगना वो समर्थन मूल्य देंगे, डीजल का दाम 90 रुपए हो गया, बिजली का दाम बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, हर चीज महंगी होती जा रही है, खाद महंगा, हर पानी महंगा, हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन लागत मूल्य तो बढ़ गया। क्या आपका जो बेचने का मूल्य है वो उस अनुपात में बढ़ा है? नहीं बढ़ा। अगर पिछले 25 साल के हिसाब से देख लो तो आज 11,000 रुपए कुंटल होना चाहिए। अब हम कहते हैं 11,000 ना सही, चलो कम से कम 11,000 में आम आदमी रोने लगेगा, कहेगा कहाँ से खाएंगे, कैसे करेंगे, तो भाई कम से कम 1/3 4,000 तो हो सकता है। लोकदल के घोषणा पत्र में है कि जिस दिन आप लोकदल को साथ दोगे, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपए और गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 550 रुपए करके सबसे पहले 24 घंटे के अंदर करके लोकदल आते हैं। बताओ, अगर अखिलेश कर रहे हो, मुलायम सिंह जी कर रहे हो, माया कर रही है, बताओ हम भी चले साथ दे दें? बोलो हाँ? और हर साल अभी सरकारी कर्मचारी की 28% तनख्वाह बढ़ी, पिछले 3 दिन पहले देखा था 28% मास्टरों की और सबकी 28% कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी। तो महंगाई क्या फिर सिर्फ उनके ऊपर होती है सरकारी कर्मचारियों पे? क्या किसानों के लिए, बच्चों के लिए महंगाई नहीं है? तो जिस अनुपात में सरकारी कर्मचारी का डीए बढ़ेगा उसी अनुपात में किसान का समर्थन मूल्य बढ़ेगा। ये लोकदल की मांग। महंगाई सबके लिए होगी, अगर सरकारी कर्मचारी के लिए हो रही है, अगर सोने का दाम बढ़ रहा है तो किसान का उत्पादन मूल्य, किसान का जो बेचने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी उस अनुपात में बढ़ाए। तो किसान को फसल का दाम मिले, नौजवान को रोजगार मिले। नौजवान को रोजगार के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ तो होगा नहीं, रजपुरा तो छोड़ो, दिल्ली तक में रोजगार नहीं है तो जाओगे, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, पढ़ लिख कर एक नौकरी करते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के में एक फ्लैट ले लेते हैं। श्याम सिंह जी, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? दिल्ली नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ लिए होंगे। दिल्ली जाएंगे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के फ्लैट ले लेंगे, 20 साल तक उसकी किस्त चुकाते रहेंगे, उसका करके जीवन अपना एक फ्लैट लेने में बिता देंगे। ये है जीवन आज का। क्यों जाना पड़ा गांव से माँ बाप को छोड़ के? क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है। अब कौन सी सरकार ऐसी है जो गाँव में नौकरी दे देगी, काम दे देगी? बताओ कोई सरकार? चौधरी साहब, हाँ पढ़ाई को लेकर क्या नहीं है? बजट तो है ही नहीं है। पढ़ाई को लेकर देश का सारा पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था तो ऐसी हो गई कि पढ़ो मत, अब बिना पढ़े पास होते रहो, ऐसा हो जाए तो अमेरिका जैसे बन जाओ। पहले जैसे वो शिक्षा व्यवस्था ला रहे हैं। तो सवाल आज ये है कि आपको नौकरी के लिए गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है, गांव में या ब्लॉक में नौकरी नहीं है। चौधरी साहब कहते थे एक बच्चे को नौकरी में लगाओ, एक बच्चे को खेती में लगाओ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, 2 बेटे हुए, खेती की जमीन आधी रह गई, उनके 2 बेटे हुए, खेती की जमीन 1/4 रह गई। एक बेटे को खेती में लगाओ, एक को रोजगार में लगाओ, कुटीर लघु उद्योग खोलो। अब आज हालत क्या है कि कुटीर लघु उद्योग दिल्ली में तो छोड़ो, क्या नाम है, मेरठ में नहीं है, तो यहाँ पे रजपुरा या भोजपुर में कहाँ से हो जाएंगे? कहीं हो सकते हैं? आज आटा बनाने को भी बहुराष्ट्रीय कंपनी पैक कर रही है। क्या ये आटा क्या गांव में पैक नहीं हो सकता? क्या ये दालें गांव में नहीं बन सकती? क्या बिस्कुट जो आप लोग खिला रहे हो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होते हैं, क्या गांव में नहीं बन सकते? यहाँ तक कि पानी भी पीने का जो आता है वो भी देखो बिस्मिल भी विदेशी कंपनी है, कोई कोका कोला की है, कोई पेप्सी कोला की है। तो आज पूरा का पूरा देश क्यों रोजगार की जरूरत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पाद बेचने की जरूरत है? 140 करोड़ रुपए किसकी चीज जरूरत है? रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? चाइना की तर्ज पे अपना देश विकास करने की जरूरत है कि नहीं है? ये कौन करने वाला है? मोदी करने वाला है कि योगी करने वाला है कि राहुल करने वाला है? बताओ। तो सब जानते हो आप ये नहीं करेंगे, फिर 2022 में लेकर चुनाव का बटन जो है भाजपा या इधर उधर ही लगाओगे भाई, फिर भी भूल जाओगे हैं। अरे हमारे पीछे तो खड़े रहो तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाए ना। पर ऐसा है ना, चुनाव के समय कहोगे अरे ऐसा है, देखो ऐसा है, ये लड़ रहे हैं, इस पे मुसलमानों के वोट हैं, इस पे ठाकुरों के वोट हैं, इस पे ब्राह्मणों के वोट हैं, इस पे जाटों के वोट हैं। अरे लोकदल में तो किसानों के वोट है और किसान है नहीं। ये बात रह जाएगी फिर आखिर में। तो भाई अगर 78% किसान में से आधा भी चाह रहे, आधे भी जल जाओ तो देश की हालत बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। और कब तक हो गया आखिर ये जो खून है, कितना पानी हो चुका है, कितना पानी करोगे, कितना इस देश को बर्बाद करते हुए देखोगे। बांग्लादेश से नीचे आ गए, देश में कुछ बचा नहीं, और कितना नीचे जाते देखोगे। कहां तक इस देश को डुबोने में सरकार के जो डुबो रही है उसमें आंखें बंद करके बैठे रहोगे और बस टेलीविजन पे और मोबाइल पे खुश होते रहोगे मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो मोदी ने ये कर दिया। ये सब झूठ है। चौधरी साहब कहते थे जिस दिन टीवी पे देखूं, अखबार में लिखूं तो फिर समझ लेना मैं बेच गया। ये मीडिया कभी आपका साथ नहीं देगा, ये बिकाऊ मीडिया है।
ये मीडिया सब खरीदा हुआ मीडिया है। आज से कुछ दिन पहले 3000 टन अफीम उतरी अडानी के बंदरगाह पे। 3000 टन नशा जो अफीम होती है अफगानिस्तान से लाए उनके मित्र जो है मोदी जी के, वहां से अफगानिस्तान से, वो पूरी की पूरी समाचार दबा दिया गया। मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट पर जाओगे तो थोड़ा बहुत कहीं मिलता है। तो आज मीडिया पूरी तरह बिक चुका है, न्यायपालिका की हालत खराब है, अफसर तो पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं सरकार के, विधायक नामों में इतनी ताकत नहीं है कि बोल रहे हैं। तो आज कौन इस संघर्ष को करेगा जब पूरे का पूरा लोकतंत्र खतरे में है। भाई जागो, कब तक आखिर अपने खून को पानी होते देखोगे, कब तक ऐसा करोगे? तो कुछ करो, कुछ